हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का, वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर के अंदर अपन बॉडी के सारे फ्लूइड और उनका सर्कुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में इसमें टॉपिक आता है। टॉपिक डालिए, नोटबुक निकाल ले और अब टॉपिक डालें। पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड या हिंदी में बोले रुधिर। रुधिर रुधिर के अंदर स्टार लगाइए, पहला स्टार लगा कर लिखिए। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है रुधिर जो है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में पाया जाता है प्लाज्मा, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसका निर्माण भ्रूण में मेसोडर्म से होता है। सेकंड पॉइंट अपना आ गया, इसका निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। भ्रूण के अंदर 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ब्लड का निर्माण मेसोडर्म से होता है। अपने इस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनेंगे। ये नोट्स बनने के बाद आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट ईट सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी में से क्लियर हो जाएंगे। तो टू द पॉइंट नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। ये नोट्स पढ़ लोगे तो काफी है आपके लिए। इसके अलावा आपको कहीं पे भी ताक झांक करने की या इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट डालिए, स्टार लगाकर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। नेक्स्ट स्टार लगाकर पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट डालिए और लिखिए, रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। आपने कई बार देखा होगा, हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं तो उसका एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो सारे एंजियो से रिलेटेड जितने भी शब्द है वो हार्ट और रक्त परिसंचरण के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हेडिंग डाइन लेंगे, ब्लड के मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। मुख्य लक्षण, ब्लड के कौन से लक्षण है? ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। रंग होता है लाल। किसकी प्रेजेंस के कारण? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण इसका कलर क्या होता है? लाल होता है। इसका स्वाद होता है वो होता है लवणीय। लवणीय किसकी प्रेजेंस के कारण? सोडियम क्लोराइड की वजह से। और इसकी पीएच कितनी होती है? पीएच होती है 7.3 से लगा के 7.5। और इसका क्लोटिंग टाइम, स्कंदन समय, क्लोटिंग टाइम 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट। ये तो हो गया अपने पास ब्लड के बारे में जनरल जानकारी। अब अपन देख लें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर की संरचना। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट डालिए, रक्त का संगठन। रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड। रक्त का संगठन, रक्त किस किस चीजों से मिलकर बना होता है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो रक्त का कंपोजिशन देखने के लिए एक चीज समझ लेते हैं अपन। अपनी यदि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को भर के आधे घंटे के लिए रख दे तो ब्लड की लाल कलर है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर येलोविश व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड आएगा। येलोविश व्हाइट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ऊपर आएगा, इसको बोलेंगे प्लाज्मा।
ये जो होता प्लाज्मा होता वो होता 55%, और जो ये पोर्शन जिसमें सेल्स होती है इसको फॉर्म्ड कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड कंपोनेंट। फॉर्म्ड कंपोनेंट या संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ ये होता 45%। 55% प्लाज्मा होता है और 45% होता है फॉर्म्ड कंपोनेंट या संगठित पदार्थ। जो प्लाज्मा का येलोइश व्हाइट, येलोइश कलर होता है वो होता है बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण होता है प्लाज्मा का येलो कलर। पॉइंट साइड में पॉइंट डालकर लिख दीजिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। प्लाज्मा का येलो कलर बिलिरुबिन के कारण होता है। अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बना लीजिए। 55% प्लाज्मा और 45% है जो फॉर्म्ड कंपोनेंट या संगठित पदार्थ है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे प्लाज्मा। जो अपना रक्त का संगठन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, उसके अंदर ए पॉइंट आएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ये ब्लड का होता है 55%। ब्लड का 55%। प्लाज्मा के अंदर 90 से लगा के 92% तक होता है जल, और इसके अंदर 8 से लगा के 10% तक होते हैं प्रोटीन। मुख्य रूप से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर। एल्बुमिन, सेकंड होता है ग्लोबुलिन, थर्ड होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। हमने देखा ब्लड का कंपोनेंट 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% जल होता है, 8 से लगा के 10% प्रोटीन होता है, जिसमें एल्बुमिन होता है मुख्यतः, और ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। तो एल्बुमिन का फंक्शन है ऑस्मेटिक प्रेशर बना के रखता है, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। एल्बुमिन का कार्य है ऑस्मेटिक प्रेशर बना के रखता है। ग्लोबुलिन होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी बनाने के काम आता है। एंटीबॉडी फाइब्रिनोजन है वो रक्त का थक्का बनाने का काम आता है। रक्त का थक्का बनाने। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के अलावा भी रक्त का थक्का बनाने के बहुत से कारक प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहते हैं। फाइब्रिनोजन के अलावा बहुत से रक्त थक्का बनाने के कारक मौजूद रहते हैं अक्रिय अवस्था के अंदर। इन प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, SCO3 आदि आयन भी पाए जाते हैं। आदि आयन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब शरीर में कोई इंफेक्शन हो जाता है तो प्लाज्मा के अंदर एमिनो एसिड, लिपिड एंड ग्लूकोज भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाते हैं। वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एमिनो एसिड, लिपिड और ग्लूकोज भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हेमेटोलॉजी अपन रिपोर्ट कराते हैं, तो ये सारे पैरामीटर अपने को ये हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या बीमारी है, बीमारी को डायग्नोसिस करने के अंदर हेल्प करते हैं। जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है या लिपिड लेवल बढ़ जाता है या जो भी होता है वो देखने के लिए अपन प्लाज्मा का यूज करते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, बिना थक्का बनाने वाले कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, सीरम कहते हैं। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, बिना थक्का कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। तो इसको एक बार अपन समझ लेते हैं, बिना थक्का कारकों के किस तरह से होगा और सीरम क्या होता है। प्लाज्मा से ये डिफरेंशियल कैसे करेंगे अपन, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है, इसको एक मिनट के लिए देख लेते हैं। हमने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने ईडीटीए ऐड कर दिया, ईडीटीए क्या होता है, एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जो खून को थक्का नहीं बनने देता है। और एक अपन ने एज इट इज रख ली, तो इसको रखेंगे तो आधा घंटे बाद में अपन देखेंगे तो इसके अंदर ब्लड के थक्का बन जाएगा और ब्लड की जो सेल्स है वो नीचे सेटल हो जाएगी थक्का बनने के बाद। ये थक्का बन गया ब्लड का, लेकिन इसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा क्योंकि अपन इसके अंदर एडीटीए एंटी क्लोटिंग एजेंट ऐड कर दिया है। अब जब इसके अंदर एडीटीए डाला हुआ है तो ये ब्लड सेटल तो होगा लेकिन क्लोट नहीं बनेगा। तो सेटल होने के बाद यहाँ जो फॉर्म्ड कंपोनेंट है वो बॉटम के अंदर सेटल हो जाएंगे और ऊपर आएगा लिक्विड, ट्रांसपेरेंट, येलोविश ट्रांसपेरेंट लिक्विड, येलोविश ट्रांसपेरेंट लिक्विड, दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो जो जिसके अंदर अपन ने ईडीटीए डाला और ये जो आएगा इसको बोलेंगे प्लाज्मा और इसको बोलेंगे सीरम। क्योंकि इसके अंदर जो थक्का बनाने वाले कारक थे उन्होंने रिएक्ट करके ब्लड का थक्का बना दिया और यहाँ कंज्यूम हो गए। अब इस ऊपर लिक्विड के अंदर थक्का बनाने वाला कारक मौजूद नहीं है, जबकि इस लिक्विड के अंदर थक्का बनाने वाला कारक प्रेजेंट है क्योंकि अपन ने थक्का बनाने से रोक दिया ईडीटी डाल के, तो वो कारक एज इट इज इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो जिस लिक्विड के अंदर थक्का बनाने वाला कारक प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाला कारक को हटा दिया जाए तो उसको बोलेंगे सीरम। ये डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम के बीच में। रक्त के संगठन में बी पार्ट आता है, वो आता है संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट। ये ब्लड का 45% पार्ट बनाते, ये ब्लड का लगभग 45% पार्ट बनाते हैं, 45%। 55 में प्लाज्मा आ गया, 45 में फॉर्म्ड कंपोनेंट आ गया। इसके अंदर आते हैं मुख्यतः तीन चीजें आती है। एक तो आता लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी। सेकंड इसके अंदर आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट या WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। थर्ड चीज आती है पट्टिकाणु या प्लेटलेट, प्लेटलेट। ये तीन चीज होती है फॉर्म्ड कंपोनेंट के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, आरबीसी।
तो लाल रुधिर कणिकाएं संख्या में सबसे फॉर्म्ड कंपोनेंट में लाल रुधिर कणिकाएं संख्या में सबसे ज्यादा होती है। इनकी संख्या होती है 5 से लगा के 5.5 मिलियन क्यूबिक एमएम। ये क्यूबिक एमएम के अंदर 5 से लगा के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। अब इनका निर्माण कहां होता है? इनका निर्माण होता है वयस्क के अंदर। पॉइंट डाल के लिखिए, वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। मैंने यहां वयस्क शब्द क्यों लिखा? क्योंकि भ्रूण के अंदर जब भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। नोट डाल के लिख लीजिए, भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है, जबकि एडल्ट के अंदर आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के अंदर भी एक तरह का होता है हीमोपोइटिक ऊतक, वहां से होता है हीमोपोइटिक ऊतक। लाल अस्थि मज्जा में हीमोपोइटिक ऊतक होता है, वहां आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जो शेप होता है, आकृति होता है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, आकृति शेप वो उभया अवतल का मतलब होता है बाइकॉनकेव। मतलब साइड से अपन आरबीसी को देखेंगे तो यूं नजर आएगी, ये दोनों तरफ से धसी हुई होगी, उसको बाइकॉनकेव बोलते हैं। आरबीसी के अंदर, आरबीसी क्योंकि सेल है तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है एलिफेंट के आरबीसी के नहीं, सॉरी, कैमल की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। कैमल की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कशेरुकियों के अंदर आरबीसी, हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। कशेरुकियों के अंदर आरबीसी सबसे बड़ी किसकी होती है? हाथी की होती है। और सबसे छोटी होती है कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है। जो आरबीसी होती है उसका रंग लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पॉइंट डाल के लिख लीजिए, आरबीसी का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और 100 ml रक्त के अंदर 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये नॉर्मल वैल्यू है, याद कर लीजिए। अभी ये आरबीसी की ये नॉर्मल वैल्यू है, हाईलाइट करके लिख लीजिए। तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है, वो हीमोग्लोबिन के कारण करती है। ऑक्सीजन है जो कंबाइंड होती है हीमोग्लोबिन से, और वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी श्वसन क्रिया के अंदर भाग लेती है, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है। ऑक्सीजन का O2 का परिवहन आरबीसी करती है।
आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन करता है, तो वही बात होगी आरबीसी करती है। आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ या उम्र, वो होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट हो जाती है। तो ये नष्ट कहाँ होती है? नष्ट होती है स्प्लीन के अंदर या प्लीहा, हिंदी में प्लीहा, इंग्लिश के अंदर स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर आरबीसी का विघटन होता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? स्प्लीन या प्लीहा। फॉर्म्ड कंपोनेंट के अंदर ही दूसरा पार्ट आता है अपना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो इसका कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है। कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। सेकंड पॉइंट डाल कर लिख लीजिए, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी जो संख्या होती है वो होती है 6000 से, इसकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 क्यूबिक पर mm। 6000 से 8000 क्यूबिक पर mm होती है। जो लिम्फोसाइट है या ल्यूकोसाइट है, इनको दो मेन भागों में बांटा जाता है, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिका युक्त और कणिका रहित, इसको बोलते ग्रेन्युलोसाइट बोलते कणिका युक्त, और इसको बोलते कणिका रहित श्वेत रक्ताणु। जो ग्रेन्युलोसाइट है इसमें 3 तरह की होती है। ग्रेन्युलोसाइट में होती है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरह की होती है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट में 2 तरह की होती है, मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अपन ने हेडिंग के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर यहाँ लिम्फोसाइट लिख दिया था, वो गलती से लिख दिया था, वो ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट नहीं होता। इसका टाइप है जो लिम्फोसाइट है, ल्यूकोसाइट का एक टाइप है लिम्फोसाइट। अब ये 5 तरह की होती है, एक तो इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनका पांचों का फंक्शन अलग अलग है, वो देख लेते हैं। जो इसमें है न्यूट्रोफिल है, जो सबसे ज्यादा संख्या में होती है, 60% के लगभग ये होती है। सबसे कम होती है बेसोफिल होती है, और ये न्यूट्रोफिल के बाद में इयोसिनोफिल और सबसे कम बेसोफिल होती है। इसमें जो 2 है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों भक्षण का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब भी कोई बाहर का मॉलिक्यूल अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सेल इस तरह से वलय बना के उसको अपने अंदर खींच लेती है और फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। बेसोफिल है, बेसोफिल है जो ये एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन इसका स्त्रावण करती है बेसोफिल। जब भी अपने को जैसे कोई मधुमक्खी ने काट लिया तो अपने को खुजली चलती है। खुजली किस वजह से चलती है? क्योंकि बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करता है। यदि अपने को चोट लगती है, वहां पे सूजन आ जाती है। स्वेलिंग किसकी वजह से आती है? सीरोटोनिन की वजह से आती है। तो ये केमिकल कौन रिलीज करता है? बेसोफिल करता है। और लिम्फोसाइट है जो बी और टी लिम्फोसाइट बनाती है और प्रतिरक्षा में काम करती है लिम्फोसाइट।
टी और बी लिम्फोसाइट बनाती है और प्रतिरक्षा में काम करती है, और इयोसिनोफिल भी प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है इयोसिनोफिल। अब इसके अंदर थर्ड टॉपिक आता है प्लेटलेट या बिंबाणु या पट्टिकाणु। पट्टिकाणु पट्टिकाणु या प्लेटलेट। प्लेटलेट से आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, क्योंकि जब भी डेंगू होता है तो प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाती है। तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू, जब इससे कम हो जाती है। और पट्टिकाणु का कार्य क्या है? ज्यादातर वो ऐसे केमिकल रिलीज करती है जिससे थक्का बनना, रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन करती है? पट्टिकाणु। रुधिर का थक्का। जब प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाएगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड फ्लो हो जाएगा। जब भी जैसे डेंगू के पेशेंट की मौत होती है, जब पट्टिकाणु की संख्या, प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाती है तो उसके कान में से, मुंह में से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका थक्का बनना बंद हो जाता है। रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन करता है? बनाने का काम करता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का निर्माण होता है, वो मेगा कैरियोटिक साइट होती है, मेगा कैरियोटिक साइट। अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। अस्थि मज्जा के अंदर एक साइट होती है मेगा कैरियोटिक साइट, उसके विखंडन से प्लेटलेट का निर्माण होता है। तो प्लेटलेट का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका निर्माण होता है मेगा कैरियोटिक साइट के विखंडन से और उसका निर्माण होता है हेमोपोइटिक ऊतक के अंदर। ये ध्यान रखना। और ये अपना ब्लड कंपोजिशन के रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन ले लेंगे ब्लड ग्रुप का। तो एक बार रिवीजन करें और बाद में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे अपन।